ट्रेनिंग्स अभी तक हमने एसईओ तकरीबन सारी ख़त्म कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ इसको फॉलो भी कर रहे थे और आप लोगों ने सीखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एसईओ में, वो है प्रोसेस। आपको एसईओ जितनी भी आती हो, अगर आप एक प्रोसेस से उसको करेंगे नहीं, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करेंगे, तो वो एसईओ आपको कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं देगी। सो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि एसईओ को करना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, उसमें असल में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपको एक चीज़ जो है, एक जगह से आप स्टार्ट करते हैं, उसको एक जगह पे जाके ख़त्म करते हैं। ये प्रोसेस आपको काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, नुकसान ये होता है कि आप बेहंगम हो जाते हैं। मतलब आपकी इरेगुलरिटीज़ आती हैं, आपको कोई पता नहीं है कि आपने पहले क्या किया, बाद में क्या किया, उसका रिज़ल्ट क्या निकला। सो एक अच्छी एसईओ के लिए एक अच्छा प्रोसेस ज़रूरी है। दुनिया में कोई एक प्रोसेस डिफाइंड नहीं है। सो ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा प्रोसेस है नहीं कि वो मैं आपको दे दूँ या वो कोई भी आपको दे दे, जिसमें आपको ये लगे कि हाँ, अगर हम ये सब कर लें तो ये प्रोसेस जो है करके हम एसईओ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक मैंने प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे उसको प्रोग्रेस करके या किस तरह से आप उसको ख़त्म करेंगे। एसईओ नॉर्मली ख़त्म होती नहीं है। अगर आपका क्लाइंट आपके साथ चलता रहे तो एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, मैंने तकरीबन 10 स्टेप्स में इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और अगली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से वो आप उसको लेके चल सकते हैं और किस तरह से एक प्रोसेस जो है वो आपकी एसईओ में हेल्प करेगा। उम्मीद ये है कि आप उसको फॉलो करेंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपना प्रोसेस खुद डेवलप करें। आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे प्रोसेस को आप फॉलो करें, आप अपना प्रोसेस भी बना सकते हैं और आप किसी का और अगर आपको प्रोसेस अच्छा लगता है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इन शॉर्ट गोल ये है कि आपने एक प्रोसेस के तहत चलना है। वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस में मैं आगे बात करूँगा आपसे, लेकिन आप कुछ भी उसको कर सकते हैं। मेक श्योर कि यू हैव दैट रिटन समवेयर। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में दो बड़ी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि आप एसईओ कर किसके लिए रहे हैं। सो दो दो मेजर रीज़न होते हैं आप एसईओ करने के लिए। मतलब दो तरह के क्लाइंट हो सकते हैं। एक क्लाइंट एक्चुअली क्लाइंट होता है और एक आप खुद के क्लाइंट होते हैं। मतलब ये कि अगर आप किसी के लिए वेबसाइट पे एसईओ कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका प्रोसेस प्रोसेस डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन उसके रिपोर्टिंग का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। अगर आप अपने लिए एसईओ कर रहे हैं, मतलब आपका अपना बिजनेस है, तो आप नॉर्मली रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम दोनों को सेपरेट करेंगे। सो ये याद रखें कि अगर आप एसईओ किसी और के लिए कर रहे हैं, आपको हालांकि सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि आपको कितना आता है। सो अंडरस्टैंड ये करने की ज़रूरत है कि आपका क्लाइंट या जो भी जिसने भी आपको हायर किया है एसईओ के लिए, वो कहीं दूर अपने अपने मुल्क में अपने घर में बैठा हुआ है। उसने आपको ना देखा ना आपसे बात की, उसने आपको एक टास्क दिया और वो ये चाहता है कि आप उसकी एसईओ करें। तो उसके लिए आप एसईओ का प्रोसेस वही रहेगा जो हमने आगे डिस्कस भी करेंगे और जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चाहे अपनी वेबसाइट की एसईओ करें, चाहे उसकी वेबसाइट की एसईओ करें या किसी भी वेबसाइट की एसईओ करें, आपका प्रोसेस वही रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपेक्टेशंस वेरी करती हैं। आपको अगर अपनी वेबसाइट पे काम करना है, तो आपको पता है कि आप रोज़ क्या करते हैं, आपको पता है कि इसका इफेक्ट होगा, इसका कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद रिजल्ट निकलेगा। क्लाइंट को ये नहीं पता। अगर क्लाइंट को आपने कन्विंस रखना है कि आपको काम आता है, तो आपने उसको साथ साथ ट्रस्ट में लेके आना है। वो ट्रस्ट कैसे आएगा कि जब आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होंगे, तो आप बेशक जो है कुछ रिपोर्ट ना करें खुद को, आप वो ठीक है। लेकिन अगर आप क्लाइंट की एसईओ कर रहे होंगे, आपने ये ध्यान में रखना है कि उनको आप रेगुलर अपडेट्स दें। और रेगुलर अपडेट्स कैसे होंगी, यहाँ पर अगेन वही प्रोसेस वाली बात जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि वो यहाँ पर फिट बैठेगी। वो इस तरह से कि अगर आप एक चीज़ को प्रोसेस के तहत लेके चलेंगे, तो क्लाइंट को आप ये बता सकेंगे कि भाई मैंने ये कर लिया है, ये कर रहा हूँ और ये करूँगा। ठीक है। और उसमें ये भी होगा कि आप जब प्रोसेस के तहत चल रहे होंगे, तो आप उसमें रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे अपनी चीज़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ में हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, आपने क्या एक्शन लिया, उस एक्शन का क्या रिजल्ट आया, अगर कोई रिजल्ट फ़ौरन आ गया तो वो भी रिकॉर्ड करें, अगर नहीं आया तो उसको देखेंगे, कुछ अर्से बाद उसको मॉनिटर करते रहें कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसईओ में जो देखने वाली होती है वो है रैंकिंग्स। तो आप रैंकिंग्स का रिकॉर्ड रखें कि लेट्स सपोज के एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपका एक यूआरएल नंबर 1 पे था या नंबर 10 पे था या कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता था।
आपने जब वो रिकॉर्ड कर लिया उसको अब आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्लाइंट को ये दिखा सकेंगे कि भाई 2 महीने पहले हमारा ये कीवर्ड 10वें पेज पे था, अब ये 8वें पेज पे आ गया। तो ये रिकॉर्ड बेसिकली उसको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपकी एसईओ काम भी कर रही है और आप एसईओ कर भी रहे हैं एक्चुअली। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेन चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि नॉर्मली हम अपने कामों के लिए रिलैक्स्ड हो जाते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये चैलेंज होता है कि वो अपने काम को इतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं जितनी वो क्लाइंट के काम को देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अगर क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं तो वो चीज़ प्रायोरिटी पर आ जाती है। अगर अपने काम के पैसे खुद ऑफ कोर्स आप खुद को नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप बिज़नेस अर्न कर रहे हैं तो वो आपको बिज़नेस में हेल्प करेगा। लेकिन नॉर्मली लोग रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। सो अंडरस्टैंड करें कि चाहे आपके क्लाइंट का काम हो, चाहे आपका अपना काम हो, एसईओ एक ही तरह से होगी। वो वेबसाइट गूगल ने रिव्यू करनी है, गूगल ने रैंक करनी है, उसका प्रोसेस वही रहेगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन रिपोर्टिंग का प्रोसेस डिफरेंट होगा। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे लेकर आएँ, अपने लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो फिर भी रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि आपको अगर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर आपको याद करना पड़े कि आपने क्या किया था, तो आप एक डॉक्यूमेंट को फॉलो कर सकें कि इस दिन हमने ये चेंज किया था, इस दिन हमने ये चेंज किया था। एंड स्पेशली अगर आप किसी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको भी बाउंड करें कि वो भी एक चीज़ को रिकॉर्ड में लेकर आएँ, ताकि आपके लिए वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्लैरिटी उसमें आ जाए, ताकि आप जब भी उसको रेफर बैक करना चाहें या उसको किसी को प्रेजेंट करना चाहें या इस प्रोसेस को किसी और वेबसाइट के लिए, किसी और क्लाइंट के लिए रिपीट करना चाहें। तो अब हम बात करेंगे उन उन स्टेप्स की जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको आप फॉलो करके अपनी एसईओ का एक प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। ये स्टेप सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए हैं, इसमें कोई साइंस इस तरह से नहीं है कि ये एक वर्ल्ड रिनोन प्रोसेस है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप प्रोसेस अपना भी डेवलप कर सकते हो, आप प्रोसेस किसी का भी फॉलो कर सकते हो, और आप ये प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, प्रोसेस में घुसकर इतना अपने आप को बाउंड प्रोसेस के साथ नहीं कर लेना कि अल्टीमेट आप अपना जो एक मकसद है मेन उसको भूल जाएं। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है एसईओ, जिसका गोल क्या है? एसईओ से हम क्लाइंट के लिए ट्रैफिक और क्लाइंट के लिए हम रैंकिंग्स लेकर आएंगे गूगल के ऊपर। तो ये दो बड़े गोल होते हैं और अल्टीमेटली दोनों लिंक्ड होते हैं। तो होगा क्या कि अगर आपकी रैंकिंग्स अच्छी होंगी तो ट्रैफिक भी बढ़ेगी, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को नज़र आएंगे, ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक आपकी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली जो एसईओ का गोल है उससे क्लाइंट क्या देखेगा? क्लाइंट देखेगा कि भाई मैं कहाँ रैंक कर रहा था और अब मैं कहाँ रैंक कर रहा हूँ। आपकी एफर्ट से क्या चेंज आया, आपने उसको कैसे हेल्प किया। वो प्रोसेस कोई भी हो, अल्टीमेटली आपकी जो उसने मेजर करना है आपको, आपकी जो सक्सेस है या जिस तरह से उसने आपको जज करना है, वो आपका रिजल्ट है। और वो रिजल्ट बेसिकली रैंकिंग्स होंगी, रैंकिंग के साथ ट्रैफिक होगी। तो अगर आप रैंकिंग ले भी आते हैं लेकिन उन कीवर्ड्स के ऊपर जिस पे ट्रैफिक ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्लाइंट फिर भी आपसे इस बात पे एतराज़ करेगा कि ऐसी रैंकिंग का क्या फ़ायदा जो कि ट्रैफिक भी नहीं लेके आ रही। तो आपने ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है कि रैंकिंग ज़रूरी हैं लेकिन उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जिस पे ट्रैफिक भी है। तो ये हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको जो है 10 स्टेप्स जो बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली ये 10 स्टेप्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि प्रोसेस में घुसकर इतना मगन नहीं हो जाना कि आप असल में अपना विजन वो लूज़ कर दें। विजन ये है कि आपने अल्टीमेटली रिजल्ट लेके आना है। आपको यहाँ से कुछ अच्छा नहीं लगता, डोंट वरी, आप अपना कुछ ऐड कर लें। 10 स्टेप्स की जगह 20 कर लें। इसको आपने 5 में करना है तो 5 में कर लें। डिपेंड करता है कि आप किसकी एसईओ कर रहे हैं, किसके लिए एसईओ कर रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, अगर आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। आई डोंट बिलीव इन इन फॉलोइंग अ सिंगल प्रोसेस। मेरे ख्याल से एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। गूगल रोज़ चेंज हो रहा है। जो 10 साल पहले गूगल था आज वो गूगल नहीं है, और 10 साल बाद वो गूगल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें कोई भी आपको पहले से लिख कर नहीं दे सकता। ये प्रोसेस कमोबेश मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं और आप अपना भी डेवलप। अभी तक जितनी हमने एसईओ पढ़ी उसमें मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये की थी कि आप ऑडिट से स्टार्ट करें। ऑडिट यूजुअली मेरा नंबर 1 स्टेप होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर वेबसाइट की ऑडिट करें या हर एक प्रोसेस ऑडिट से स्टार्ट करें। ऑल्दो इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन जब एक्चुअल एसईओ की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे पहले चीज़ हमने करनी होती है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी है। अभी मैं आपको पहले स्टेप में ये कहूँगा कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट का काम स्टार्ट करें तो
तो आप स्टार्ट करें उसकी कीवर्ड रिसर्च से। और कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका जो मैंने बताया था कि आप कुछ बेस आइडियाज़ ले लें। ये बेस आइडियाज़ बेसिकली डिपेंड करेंगे क्लाइंट का बिजनेस क्या है और उसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, और वो क्या असल में क्या लोग सर्च कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। वो आपको आइडियाज़ देंगी। जैसे हमने मोबाइल्स की बात की थी, कपड़ों की बात की थी, और हमने दूसरी प्रोडक्ट्स की बात की थी। लोग क्या लिख के सर्च करेंगे, ये आइडियाज़ बैठ कर लिख लें। आपको नहीं पता, क्लाइंट से पूछें, क्योंकि ये क्लाइंट का बिजनेस है और आपने क्लाइंट से हेल्प लेनी है। तो आपको मार्केटिंग आती है, आपको दुनिया में हर बिजनेस नहीं आता। तो अगर आपको लगे कि आपको नहीं आता, आप क्लाइंट से बात करें, उन्हें कहें जी कि आप अपने कस्टमर होते या आपने अपने बिजनेस से परचेजिंग करनी होती तो आप क्या सर्च करते हैं। आप ज़रा उनसे 5, 10, 15, 20 जितने भी कीवर्ड्स आप उनसे निकलवा सकते हैं, उनसे सर्च क्वेरीज उनसे पूछें कि जी आप क्या लिख के सर्च करेंगे अगर आपने अपने बिजनेस को ढूंढना होगा। जब आप ये पूछ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है कि वो किन को ढूंढ रहा है और किन को रैंक करना चाह रहा है। फिर आप जाएंगे गूगल के टूल में और जाके उन कीवर्ड्स की रिसर्च करना शुरू कर देंगे। जब आप वन बाय वन सारी कीवर्ड की फाइलें मेंटेन करेंगे अपने पास, उसको डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप ये करेंगे, कीवर्ड के अंदर ही जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आपने जब बेस कीवर्ड्स कर लिए, बेस कीवर्ड्स के बाद आप उन्हीं कीवर्ड्स को एक्सपैंड करेंगे। तो क्लाइंट ने अगर आपको एक वर्ड बताया था या आपको अगर एक वर्ड पता था, आप उससे मिलता जुलता या सिमिलर दूसरा वर्ड क्या होगा, आप वो कीवर्ड एक्सपैंड करेंगे। कि लोग अगर एक शलवार कमीज सर्च कर रहे हैं तो कुर्ता शलवार भी सर्च करेंगे। तो इस तरह से अगर लोग स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन भी सर्च करेंगे। ये दोनों सिनोनिम्स के तौर पे या एक अल्टरनेट वर्ड के तौर पे कहलाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि ऑडियंस कौन से वर्ड को ज़्यादा प्रेफर करती है। प्रोडक्ट एक हो सकती है, सर्च की जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपने उसको एक्सपेंड करना है रिलेटेड कीवर्ड्स में, और अल्टीमेटली आपने सिनोनिम्स में जाना है और दूसरे जो लॉन्ग एंड या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स में काउंट हो जाएंगे, कि अल्टरनेट कीवर्ड्स भी जिनको आप कहते हैं। आप सेकेंडरी और टर्शरी कीवर्ड्स के ऊपर भी चले जाएंगे कि अगर एक स्मार्टफोन सर्च कर रहा है तो एक्सेसरीज भी सर्च कर रहा होगा। तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स की एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक भरमार अपने पास रखनी है, ताकि आपके पास कम से कम आइडियाज़ की लिमिटेशन ना हो। लोग सर्च कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ सर्च हो रही है, आपने उसको राइट क्यूरीज को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप ये है कि आप मैक्सिमम कीवर्ड्स को एक्सपेंड करें। आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स अपने पास लिखेंगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा। और एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर क्या करता है, बेसिकली एक्सपोजर जो है वो आपको एक बिज़नेस की पूरी इंसाइट्स देता है कि ये एक बिज़नेस किस किस तरह से सर्च हो रहा है। तो अगर आप अपने एक्सपोजर को लिमिटेड रखेंगे, सिर्फ 1, 2, 4 क्यूरीज के ऊपर रखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि बाकी लोग जो एक हो सकता है उससे बड़ी ऑडियंस हो जो एक डिफरेंट नाम से या डिफरेंट वर्ड से उसी प्रोडक्ट को सर्च कर रही हो। तो जब आप एक दफ़ा पूरा एक्सपोजर ले लेंगे, उस एक्सपोजर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उस कीवर्ड्स को एक्सपेंड करेंगे, कंटेंट क्रिएट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छी एसईओ करनी है तो कीवर्ड रिसर्च अच्छी करें। इस स्टेप 1 पे अगर आप मिस करेंगे, इस पे टाइम आप नहीं स्पेंड करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी पूरी एसईओ इसके ऊपर रिलाई कर रही होगी। और अगर इस पे टाइम अच्छा ना हुआ तो बाकी एसईओ जो है वो बेसलेस हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और वो एक जो है अनसर्टेनिटी का जो एक पोजीशन आती है जहाँ पर क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि आप काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे। असल में कुछ चीज़ें कीवर्ड से भी जुड़ी होती हैं कि जिन कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं वो या तो ठीक नहीं थे, या तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव थे, या बहुत कम सर्चेज थी उसकी, या बिल्कुल इररेलेवेंट थे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें। नंबर 1 स्टेप कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च को आप प्रॉपरली करें और इसको जितना कीवर्ड रिसर्च में सबसे अच्छी मुझे जो बात लगती है वो ये है कि पहले तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद हम फिर इसको नैरो करते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि कीवर्ड रिसर्च में पहले पूरा एक्सपोजर मैंने आपको बताया कि आपने लेना ज़रूरी है, जो कि स्टेप नंबर 1 है। अगर आपका पूरा एक्सपोजर नहीं होगा तो आप वो ऑडियंस मिस करेंगे जो आपको डिफरेंट वियर्ड नेम से सर्च कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी प्रोडक्ट या आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट किस किस तरह से सर्च होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने यहाँ हज़ारों या मतलब सैकड़ों की तादाद में जो आपने कीवर्ड रखे हैं वो सब आपसे रेलिवेंट भी हैं। जब आपने एक दफ़ा उसको एक्सपेंड कर लिया, अब आप आएंगे उसको नैरो करने पे। नैरो कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि आपने हर पेज पे एक फोकस कीवर्ड रखना होता है और उसके कुछ रिलेटेड उससे मिलते जुलते एक कीवर्ड का ग्रुप बनाना होता है। और ये कीवर्ड सिर्फ उसी एक पेज पे रहेंगे जिस पेज पे आपने उसको साइन किए हैं, और ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मार्टफोन का एक पेज बनाया था
तो आपने उसका प्राइमरी कीवर्ड स्मार्टफोन रखा, स्मार्टफोन से रिलेटेड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन इन लाहौर, स्मार्टफोन पाकिस्तान, इस तरह के आपने कीवर्ड जो है उससे रिलेटेड उसी पेज के ऊपर एक ग्रुप बना के ऑप्टिमाइज़ कर दिए। उससे ये होगा कि आप ये कीवर्ड्स कहीं और यूज़ नहीं करेंगे। जब आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन आपकी नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो गूगल कंफ्यूज रहेगा कि पेज नंबर 1 रैंक करना है या पेज नंबर 2 रैंक करना है। सो स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि आपने जब कीवर्ड रिसर्च कर लिया, उस कीवर्ड को आप नैरो डाउन करेंगे पेजेस के ऊपर। आपके पेजेस अगर पहले से बने हुए हैं तो उनको कीवर्ड असाइन करें कि आपने होम पेज पे कौन सा कीवर्ड रखना है, आपने सर्विसेज पेज पे कौन सा कीवर्ड रखना है, आपने प्रोडक्ट्स पे कौन सा कीवर्ड रखना है। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर आपके कोई पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नई वेबसाइट है, अभी लॉन्च ही नहीं हुई या अभी लॉन्च हो रही है, या उसने 4-5 पेजेस की वेबसाइट बनाई थी, आपको लगता है कि उस पर ज़्यादा पेजेस बनने चाहिए, तो ये कीवर्ड रिसर्च जो आपने एक्सपेंशन की थी, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वो डायमेंशन नज़र आएंगी, वो मिसिंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी जिनके ऊपर आप पेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि एक सर्टेन कीवर्ड 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है, लेकिन क्लाइंट से वो रिलेटेड भी है, बट क्लाइंट ने उस कीवर्ड के नाम से एक पेज बनाया ही नहीं है जो बन सकता था। आप क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये हमें बनाना है, ये कीवर्ड एक एज अ पेज हम ऐड करेंगे, इस पे कंटेंट क्रिएट करेंगे और ये कीवर्ड के साथ ये कुछ मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं जो कि इसी पेज पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम इन कीवर्ड्स का एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को एक पेज पे असाइन करते हैं और ये पेज का नाम एक नया नाम जो है वो कीवर्ड से अराउंड रखा जाएगा। तो बेसिकली कीवर्ड को एक्सपेंशन से आपको वो फ़ायदा मिलेगा कि आपको क्या क्या जो मिसिंग पार्ट हैं आपको सब नज़र आएंगे कि मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन फिर आपने उसको नैरो डाउन करना है, उनमें से फ़िल्टर आउट करना है वो प्रॉपर कीवर्ड्स जो आपने पेजेस पे असाइन करने हैं। एक प्राइमरी कीवर्ड हर पेज के ऊपर और उसके कुछ रिलेटेड या ग्रुप ऑफ कीवर्ड या टर्शरी और सेकेंडरी कीवर्ड भी आप उसको बोल सकते हैं। जब आप ग्रुपिंग कर लेंगे, ग्रुपिंग करके ग्रुप को पेजेस पे असाइन करेंगे और मेक श्योर ये करेंगे कि वो कीवर्ड्स दूसरे ग्रुप्स पे ना जाएं, ताकि आपकी डुप्लीकेशन ना हो और आप एक सर्टेन फोकस्ड अप्रोच से गूगल को ये बता सकें कि भाई ये सर्टेन कीवर्ड के ऊपर मेरे पास एक पेज है, इस सर्टेन दूसरे कीवर्ड के ऊपर मेरे पास दूसरा पेज है, और इस तरह से करते करते हर पेज एक सर्टेन ग्रुप को टारगेट कर रहा है। इससे डुप्लीकेशन भी नहीं होगी, इससे आप अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी लेंगे, आप अपना कंटेंट एक्सपैंड कर लेंगे, आप जो है गूगल को ज़्यादा जो है ऑप्शन देंगे कि आपको ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके, और फिर यही कीवर्ड्स आपको बाद में हेल्प करेंगे मज़ीद कंटेंट क्रिएट करने में। स्टेप नंबर 1 कीवर्ड रिसर्च करें, एक्सपैंड करें। स्टेप नंबर 2 उसको नैरो डाउन करें और अपने सिलेक्टेड कीवर्ड्स को जो आपको चाहिए उनको हाईलाइट करके शॉर्टलिस्ट करके सेपरेटली पर पेज असाइन कर दें, ताकि आपको याद रहे कि ये सब कीवर्ड्स कौन से पेज के ऊपर हैं, और इस तरह से करते चले जाएं। अगर आपकी हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं तो आपको ये काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास 10, 15, 20 पेजेस की वेबसाइट है तो इस पर ज़ाहिर सी बात है कम टाइम लगेगा। लेकिन इन शॉर्ट यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है सब। जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, उसको असाइन कर लेते हैं, जो तीसरा स्टेप है वो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन। जिस पेज के ऊपर आपने कीवर्ड असाइन किए हैं, अब उस पेज के ऊपर उन्हीं कीवर्ड से अराउंड आपने कंटेंट क्रिएट करना है, उसके मेटा टैग्स क्रिएट करने हैं और बाकी पूरा पेज उसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करना है। तो कीवर्ड रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो गूगल भी ये खुद कहता है कि आप कीवर्ड रिसर्च जो है वो कीवर्ड्स डालें जो लोग आपकी पॉसिबली गूगल पे सर्च करेंगे। क्योंकि जब आप वो कीवर्ड जो गूगल पे सर्च होते हैं वो अपने पेजेस पे लिखेंगे, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट या कीवर्ड डेंसिटी सारी चीज़ें जो ऑन पेज में मैंने पढ़ाई हैं आपको, उस सब में जब आप वो ऑप्टिमाइज़ करेंगे, गूगल को लगेगा कि ये पेज एक बेहतरीन पेज है उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो आपका पेज दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप लो रैंक कर रहे हैं तो आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप टॉप पे हैं तो ऑफकोर्स आपकी पोजीशन रिटेन रहेगी। सो आपने जो थर्ड स्टेप है उसमें हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। कीवर्ड रिसर्च के बाद आप उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आप इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेजेस से करते हैं। वो पेजेस जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले हैं, जिनको हम मनी कीवर्ड्स भी बोलते हैं या मनी पेजेस भी बोलते हैं। इस टर्म का मतलब सिंपल ये है कि ऐसे पेजेस जो आपको पैसे जनरेट करते हैं। और आपने देखा होगा कि आपको अबाउट या कॉन्टैक्ट के पेज से पैसे जनरेट नहीं होते, आपको पैसे जनरेट होते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के पेज से, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोग बाय करते हैं। तो ये एग्जैक्टली लोगों की इंटरेस्ट में चीज़ें होती हैं, ये इस चीज़ के लोग आपको पैसे देते हैं। सो होम पेज पे भी अगर आ जाए तो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट जाके देखेंगे, प्रोडक्ट पसंद आएगी, सर्विस पसंद आएगी तो आपको बाय करेंगे। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज और होम पेज इनसे पहले फोकस अपना स्टार्ट करें। जब इन पेजेस को आप ऑप्टिमाइज़ कर लें,
उसके बाद आप दूसरे पेजेस पे जाएँ और फिर बाद में जितना भी कंटेंट आप क्रिएट करेंगे वो अल्टीमेटली आपकी मेन सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 सर्विसेज बेचते हैं, 10 सर्विसेज के आप 10 पेजेस बनाएंगे और वो सारी 10 सर्विसेज का एक मेन पेज बना हुआ होगा जो सर्विसेज का पेज होगा। तो आप जब ये बना लेंगे, इनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जब ये ऑप्टिमाइज़ भी हो जाएंगे, देन आप क्या करेंगे कि आप वो डिफरेंट जो कंटेंट जिसमें ब्लॉग्स हो गया, ई-बुक्स होगी या गाइड्स होगी, वो आप क्रिएट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप इन पेजेस को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जितनी जगह से भी वेबसाइट की ट्रैफ़िक आपकी सॉरी जो भी ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पे आएगी, वो सब अल्टीमेटली आपने कन्वर्ट करनी है बिज़नेस के अंदर, कि आपको लीड्स और सेल्स जनरेट हों। अगर क्लाइंट को पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप बिज़नेस सस्टेन नहीं कर सकेंगे। बिज़नेस चलाने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है और पैसे कमाने के लिए राइट लोगों को राइट पेजेस पे लेके जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मेक श्योर ये करें कि अपने इंपॉर्टेंट पेजेस पहले ऑप्टिमाइज़ करें, उसको एक्सपैंड करें, उसमें नए कंटेंट ऐड करें और यही कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि किस-किस तरह से आपने पेजेस को कौन-कौन से पेजेस को पहले ऑप्टिमाइज़ करना है और उसके बाद कितने कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं और उस पे आप कंटेंट क्रिएट करते चले जाएँगे। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन में सिर्फ टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और जो जो पेज के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं फॉल करेंगी। ऑन पेज में आपकी साइट लेवल चीज़ें भी फॉल करेंगी। जिस तरह से एसएसएल इंस्टॉल करना है, स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है, जो टेक्निकल फैक्टर्स है, स्ट्रक्चर के फैक्टर्स है, वो चीज़ें भी आप इसी स्टेप में काउंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। लेकिन मेक श्योर ये करें कि ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन आप कीवर्ड रिसर्च के बाद करेंगे। पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की, फिर हमने उसको असाइन किया कीवर्ड्स को हर पेज के ऊपर और फिर हमने उनको ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि आपने इम्पोर्टेंट पेजेस पहले ऑप्टिमाइज़ करने हैं। इसका मतलब ये था कि आपने पहले इंपॉर्टेंट पेजेस ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपने बाकी कीवर्ड्स को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। सो प्रायोरिटी आपने सेट करनी है डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट कितना है, आपके पे रिसोर्सेज कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी टाइमलाइन अवेलेबल है। तो अगर आपने काम शुरू करना है तो पहले 10 टॉपिक्स क्या होंगे जो आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो पहले 10 टॉपिक्स वो होंगे जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले वो करेंगे। फिर उसके बाद आप 10 पेजेस और पकड़ेंगे, फिर 10 पेजेस और पकड़ेंगे। करते करते टॉपिक वाइज, कीवर्ड वाइज आप उसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। प्रायोरिटी की सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले होगा। तो आपने नेक्स्ट ये करना है कि अगर आपने कंटेंट इज़ किंग, ये आपको पता है और ये हम सबको पता है कि एसईओ टोटली रिलाई ही कंटेंट के ऊपर करती है। अगर आपका कंटेंट होगा तो आपकी एसईओ होगी, क्योंकि गूगल ने कुछ तो रैंक करना है। अगर आप सिर्फ पेज बना लेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, गूगल रैंक क्या करेगा? तो कंटेंट इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कंटेंट क्रिएट करते चले जाना है और इंपॉर्टेंट पेजेस के बाद आपने वो जो कीवर्ड्स रह जाएंगे, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी रेलिवेंट हैं, तो आप उनको ब्लॉग्स की शक्ल में, गाइड्स की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको पेजेस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि गूगल को जब वो कोई सर्च करे गूगल के ऊपर, गूगल को लगे कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये उस्मान लतीफ़ की वेबसाइट या आपकी वेबसाइट पे एक जो पेज है वो बड़ा रेलिवेंट पेज है, उसको रैंक करना शुरू करे। एक चीज़ जो लोग मिस करते हैं, वो भागते हैं टॉप के ऊपर कि भाई ठीक है, ये जो 10 कीवर्ड्स हैं इन पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो मैं इन पे रैंक कर जाऊँगा, मुझे बाकियों की क्या ज़रूरत है। प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि वो सब लोग ही टॉप के ऊपर भाग रहे होते हैं। जितना आप टॉप पे जाते हैं, जितने आप जेनेरिक कीवर्ड्स पे या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के पीछे जाते हैं, कंपटीशन भी उतना ज़्यादा होता है। उतनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों को हायर करना पड़ता है, लिंक्स बिल्ड करने पड़ते हैं, उतनी ज़्यादा आपको वो जो कंपटीशन है वो फेस करना पड़ता है। जो लोग मिस करते हैं वो हैं जो आपको नीचे बॉटम पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जिनकी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, उस पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग इस बॉटम पे या इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लोग मिस करते हैं कि भाई इस पे मुझे क्या फ़ायदा या इसमें मुझे इतना फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप टॉप के ऊपर जिसकी 10,000 सर्चेज़ हैं उस कीवर्ड के पीछे जा रहे हैं, तो आपको महीनों लग सकते हैं उसके ऊपर रैंक करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के पीछे जा रहे हैं जो बिल्कुल ही कोई सर्च मतलब कि जिसकी सर्चेज़ कम है, मतलब 100 हैं, 100 से कम है, 10 से ज़्यादा हैं या मतलब 100-200 की रेंज में आ रही हैं, वो कीवर्ड भी अच्छे कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ये अगर जितना लॉन्ग टेल होगा कीवर्ड उतना ज़्यादा वो इंटेंशन क्लियर होगी। जी हाँ, अभी आपको याद आया होगा कि मैंने इंटेंशन पे कितना फ़ोकस किया था कि कीवर्ड रिसर्च टोटली इंटेंशन के ऊपर ही बेस करती है। इंटेंशन जब आपको यूज़र की समझ आ जाएगी, तब आप अच्छी कन्वर्जन कर सकेंगे। तो मोबाइल फ़ोन किसी को चाहिए, हमें वो क्या सर्च करेगा? मोबाइल फ़ोन सर्च करेगा। गूगल को नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट वो वीडियो सर्च कर रहा है, वो उसकी इमेजेस सर्च कर रहा है, वो उसकी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, वो कोई ठीक करवाना चाहता है या वो उसको उसकी एक्सेसरीज़ लेना चाह रहा है या मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहा है।
सिर्फ मोबाइल फ़ोन कीवर्ड के ऊपर ये सारे फैसले नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टेल में ले जाएँ कि मोबाइल फ़ोन प्राइसेस, तो अब क्लैरिटी है कि मोबाइल फ़ोन की वो प्राइस ढूँढ रहा है। प्राइस से ये थोड़ा-सा हिंट मिलता है कि अगर वो प्राइस देख रहा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो उसको बजट बनाने की सेंस में बैठा हुआ है। उसकी जेब में पैसे हैं इस वक़्त, या वो पैसे बनाना चाह रहा है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में शायद वो उसको खरीद भी ले। तो प्राइसेस लोग तब सर्च करते हैं जब उनके पास पैसे होते हैं या जब वो लेने के मूड में होते हैं। अपने लिए ले, किसी के लिए गिफ्ट करना है, व्हाटएवर इज़ द रीज़न, प्राइस का मतलब ही ये है कि वो प्राइस देखना चाह रहा है। उससे काफ़ी हद तक क्वालिटी जो है ऑडियंस आपको समझ आ जाती है कि जो लोग प्राइस सर्च कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है कि खरीद सकें। अब ये कब पॉसिबल हुआ? जब कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल हो गया। जब आपने मोबाइल फ़ोन के साथ प्राइस का वर्ड सर्च क्वेरी में जैसे ही लगा तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसमें अभी भी एक कुछ क्लैरिटी और भी हो सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ इन पाकिस्तान। तो अब मैं मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ पाकिस्तान में ढूँढ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर से बाय करना चाह रहा हूँ। प्रोवाइडेड कि आप ग्लोबल वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें आपको हर हर तरह के मुल्क में, हर तरह की सर्च क्वेरीज में आपको मतलब आपने ऑडियंस को देखना होता है, तो ये आपको पाकिस्तान का वर्ड जो है वो कंट्री आपको स्पेसिफिक जो है वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई ठीक है पाकिस्तान में कितनी सर्चेज हैं या पाकिस्तान में कौन खरीदना चाह रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान लेवल पे वेबसाइट चला रहे हैं, अगर मैं लिखूँ मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई ये भाई साहब जो हैं ये मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं लाहौर के अंदर, तो लाहौर के अंदर डिमांड ज़्यादा है, लाहौर के अंदर एक लाहौर स्पेसिफिक ऑफर लगाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन बेस करते हैं उन कीवर्ड की सेंसेस के ऊपर जो आप डेवलप करते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने स्टेप नंबर 4 में आपने वो कंटेंट क्रिएट करना है जो आपको कीवर्ड के बेस पर, आपको जो कितने सारे कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए हैं उस कीवर्ड को अकोमोडेट करें, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, उस पर कंटेंट क्रिएट करें, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करें, गाइड क्रिएट करें, उसमें कुछ ना कुछ करें। उसके साथ गूगल को मिलने चाहिए। जब भी कोई क्वेरी सर्च करे, गूगल को पता हो कि आपके पास उस क्वेरी का एक पेज है। जितना ज़्यादा आप अपना फैलाव करेंगे अपनी वेबसाइट का, उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा आपकी वेबसाइट को, उतनी ज़्यादा गूगल के पास। तो जब आप वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आपने रिसर्च किए थे, साथ ही आपने पैरेलल में अपनी लिंक बिल्डिंग का प्लान भी बनाना है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप प्रोसेस को किसी भी तरह से फॉलो कर सकते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप वाइज होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें स्टेप वाइज होना ज़रूरी नहीं भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एक पेज की कर रहे हैं तो आप 4 पेजेस की भी कर सकते हैं। अगर 4 लोग बैठ के एसईओ कर रहे हैं तो वो हर बंदा 4-4 की करके पैरेलल में काफ़ी पेजेस एडजस्ट कर सकता है। आप साथ ये भी कर सकते हैं कि जब आप एक पेज की ऑन ऑन पेज कर रहे हैं, आप साथ ही दूसरे बंदे को लगा दें कि इसकी लिंक बिल्डिंग भी शुरू कर दो, ताकि वो उन कीवर्ड्स को पकड़े और वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढे कि कहाँ पर गेस्ट ब्लॉग या कहाँ पर सोशल मीडिया वेबसाइट या कहाँ पर कोरा के ऊपर जाकर किस तरह से वो आपने जो है वो लिंक बिल्ड करने हैं। तो कुछ चीज़ें पैरेलल में साथ चल सकती हैं, लेकिन टेक्निकली मैं देखूँगा कि पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होना ज़रूरी है अगर आपने ऑफ पेज करनी है तो। ऑफ पेज करने से पहले ऑन पेज से ज़रा बरी हो जाएँ, या अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है और आपको लगता है कि ये ऑन पेज तो काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, इतने पेजेस हैं कि हज़ारों की तादाद में पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको कुछ महीनों का वक्त दरकार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कुछ महीने वेट करेंगे और वो पहले काम ख़त्म करेंगे फिर आप ऑफ पेज करेंगे। सो याद रखें वही फार्मूला कि आपने मेन पेजेस ऑप्टिमाइज़ करने हैं। सो आपके मेन पेजेस अगर 20, 30, 40 या 50 तक ही होंगे, इसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं सिवाय अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके अलावा एक्चुअल जो मेन वेबसाइट हैं, जो आम बिज़नेस वेबसाइट्स हैं, उनमें 10, 15, 20 पेजेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से पैसे जनरेट होने होते हैं। ई कॉमर्स में थोड़ा डिफरेंट केस होता है। ई कॉमर्स में हर प्रोडक्ट ही चूँकि बेचने के काबिल होती है, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को पहले ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये बिज़नेस को पता होता है या बिज़नेस ओनर को पता होता है कि उसकी कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। वो टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकालें, उनको पहले ऑप्टिमाइज़ करें, फिर नेक्स्ट टॉप 10 को या टॉप 20 को करते-करते आप कम से कम टॉप 100 प्रोडक्ट्स कर लें और उसके बाद उनकी लिंक बिल्डिंग शुरू कर दें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी ऑन पेज पहले हो जाएगी। ऑन पेज होने से ये फ़ायदा होता है कि गूगल जब आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपको ऑन पेज का क्रेडिट देता है। आपकी रैंकिंग्स जो हैं वो आपकी जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो बेहतर होती है। जब आप ऑन पेज कर लें, आप उसको साथ-साथ ऑफ पेज भी शुरू करवा दें। ऑफ पेज में लिंक बिल्डिंग प्लान होता है और लिंक बिल्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिंक्स लेने हैं आपने किसी भी तरह से। मैंने आपको काफ़ी टेक्निक्स भी बताई थी, किस तरह से आप लिंक्स ले सकते हैं। एथिकल रहना है, सब पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चीटिंग में या 2 नंबर जो काम है वो बिल्कुल नहीं करने। क्योंकि मसला ये है कि गूगल अगर आपको पेनलाइज़ करेगा तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट बिल्कुल बैन हो जाएगी गूगल से, और आपने एथिकल रहकर अपनी लिंक बिल्डिंग करनी है। तो लिंक बिल्डिंग में क्या हो सकता है मेनली, फॉर एग्जांपल आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप कोरा पे कोई अगर आपके प्रोडक्ट से
प्रोडक्ट के रिलेटेड आपसे कोई सवाल कर रहा है या किसी से भी कोई सवाल कर रहा है, आप उस पे जवाब देकर एक अच्छी उसको वैल्यू ऐड करके अपना लिंक वहाँ पे छोड़ सकते हैं। आप किसी फ्रेंड से या फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके बारे में रिव्यू लिखें। आप जो है पीआर कैंपेन्स कर सकते हैं। आप जो है फोरम्स में डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं ब्लॉग्स के ऊपर जाके या डिफरेंट जगहों पे जाके। तो लिंक बिल्डिंग जिस तरह से भी आप कर सकें, जैसे जैसे आप लिंक्स ले सकें आप लें। एक शर्त है कि आपने एथिकल रहना है। एथिकल लिंक्स होंगे तो गूगल आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अनएथिकल होंगे, आज बच जाएंगे, कल बच जाएंगे, परसों गूगल आपको फिर भी पकड़ ही लेगा। वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करता है और ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादा देर तक उससे बचे नहीं रहते हैं। तो जिस दिन उसके एल्गोरिदम ने पकड़ लिया आपको, उस दिन आपके साथ मसला हो सकता है। और स्पेशली अगर आप अपनी वेबसाइट कर रहे हैं तो लोग केयरलेस होते हैं अपनी वेबसाइट को लेके, क्योंकि अगर डाउन होगी तो किसी को जवाब नहीं देना, खुद की गलती है, खुद हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको कोई क्लाइंट पैसे दे रहा है और अगर आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से वो प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है और आपने अगर कैसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसकी वेबसाइट बैन हो गई है, वो ना सिर्फ आपको रिव्यू गंदा करेगा, आपकी प्रोफाइल गंदी करेगा, बल्कि आपके हाथ से वो पैसे जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे और आपकी प्रोफाइल गंदी होने से बाकी जो काम आपको नया मिलना था वो भी ख़राब हो जाएगा। सो आपने वो कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, पेजेस को कीवर्ड असाइन करने हैं, उसके बाद आपने उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर लिंक बनाना है। तो स्टेप्स वाइज अगर आप देखें तो ये स्टेप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये कंटिन्यूस स्टेप है। तो एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि सारे स्टेप्स ज़रूरी नहीं कि जो स्टार्ट होगा वो ख़त्म भी हो जाएगा, या एक स्टेप ख़त्म होगा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। पैरेलल में चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन लॉजिकली मेरे ख्याल में ये स्टेप जो है अब जब हमने कीवर्ड रिसर्च के बाद, ऑप्टिमाइजेशन के बाद, लिंक बिल्डिंग के बाद सब चीज़ें कर ली, तो एसईओ टेक्निकली यहाँ पर लोग समझते हैं कि ख़त्म हो जाती है। लिंक बिल्डिंग भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एक पेज की एक दफ़ा होती है। आपने जब पेज बना लिया है, आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। जैसे ही वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, उसके बाद उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि हमने बार-बार ज़िक्र किया कि हमने कीवर्ड्स नए रिसर्च करते रहने हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करते रहना है और उस पे नया कंटेंट क्रिएट करते रहना है। तो नया कंटेंट करने का मतलब ही ये है कि आप एक नया पेज क्रिएट करेंगे, उसका एक नया यूआरएल बनेगा, उस यूआरएल के ऊपर कंटेंट आएगा, कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन होगी, कीवर्ड डेंसिटी होगी, मेटा टैग्स होंगे, टाइटल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हर पेज जब भी नया बनेगा उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी। तो इस तरह से ऑन पेज भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप नहीं करेंगे, प्रॉब्लम फिर ये आएगी कि लोग समझते हैं यहाँ पर एसईओ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गूगल और लोगों को, दोनों को नया कंटेंट बहुत पसंद आता है। जब भी आप नया कंटेंट लिखते हैं, लोग जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को भी और गूगल को भी। सबसे ज़्यादा स्पेशली गूगल बड़ा पसंद करता है कि अगर आप कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि बड़ा रेलिवेंट है आपकी ऑडियंस के साथ, गूगल आपको उसका बेनिफिट देता है और आपको ऊपर रैंक करता है। तो इस स्टेप में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो है उसी कंटेंट को क्रिएट करते रहेंगे। तो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है कि अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दिया तो क्या होगा? मसला ये है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आता है, वो देखता है कि कितना कंटेंट फ्रेश है। फ्रेश कंटेंट से मुराद ये है कि गूगल लास्ट टाइम जब आया था, उसने क्या देखा, और जब दोबारा वो आएगा, वो चाहे कुछ घंटों बाद आए, वो चाहे कुछ दिनों बाद आए या कुछ हफ्तों बाद आए, उस बीच में नया कंटेंट कितना आया। अगर आपने कंटेंट नया नहीं डाला और गूगल जब वापस आया तो उसको वही सेम कंटेंट मिला और नया कुछ नहीं मिला, तो गूगल जब दोबारा वापस आएगा उसमें वो टाइम डिले कर देगा। ये टाइम डिले आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने बिल्कुल कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया या नहीं किया। तो होता ये है, जब आप कंटेंट ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जब भी गूगल आता है, उसको नया कंटेंट मिलता है, उसको लगता है कि जी मैं लेट आया हूँ, तो मुझे जल्दी आना चाहिए था ताकि मैं कंटेंट जल्दी इसको जो है इंडेक्स कर लेता। सो अगर गूगल को कंटेंट आपने बार-बार जल्दी बुलाना है, उसको इंडेक्स करवाना है, तो आप बार-बार नया कंटेंट क्रिएट करेंगे। इससे ये होगा कि गूगल आपको क्रेडिबल समझेगा। क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है रैंकिंग के ऊपर। गूगल समझेगा कि ये एक अच्छी वेबसाइट है, जो बार-बार अपडेट कर रही है खुद को, और अपडेट करने से मुराद है कि नया कंटेंट ऐड कर रहे हैं और अपने लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि कंटेंट अल्टीमेटली लोगों के लिए होता है और लोगों को जब बेनिफिट होता है, गूगल आपको उसका बेनिफिट देता है। तो आप उसको कंटेंट को क्रिएट करते चले जाएँ, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह से अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप की है। अब ये एसईओ में डायरेक्टली इसलिए इम्पैक्ट करता है कि जब आप नया कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपको नए कीवर्ड्स ऐड करने का मौका मिलेगा, आपको नए कीवर्ड के साथ नई कीवर्ड पर रैंक करने का मौका मिलेगा, आपकी ऑडियंस डाइवर्सिफाई हो जाएगी। आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो रैंक कर रहे थे, जहाँ कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़ रहा था, आप जब दूसरे कीवर्ड्स में जाएँगे, शायद उसमें कंपटीशन भी कम हो और वो आपको कंपैरेटर आप उसको जो है ब्रीदिंग रूम नहीं देंगे। ब्रीदिंग रूम से मुराद ये कि जब आप
इतना कंटेंट क्रिएट कर दें कि आपका कंपटीशन आपको फॉलो ही ना कर सके, आपको मैच ही ना कर सके, तो आप उसको आउट रैंक कर देंगे। हर तरह के कीवर्ड्स के ऊपर आपके यूआरएल रैंक कर रहा होगा, और ना ना सिर्फ एक, बल्कि जब आप इतना कंटेंट क्रिएट करेंगे तो अक्सर ये भी होता है कि एक सर्च क्वेरी के ऊपर मल्टीपल यूआरएल रैंक कर रहे होते हैं। तो आपका एक नंबर 1 पे है, एक नंबर 5 पे है, एक नंबर 8 पे है। इस तरह करते करते आप एक ही पेज पे 2-3 जगह 4 जगह स्पॉट्स ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंटेंट किस तरह से और मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी से क्रिएट हो रहा है और क्या क्या आपने डायमेंशन उसमें क्रिएट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी वेरी कर तभी ये चीज़ें होती हैं जब बेसिकली गूगल और लोगों के लिए आप नया कंटेंट क्रिएट करते हैं। बल्कि गूगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप सिर्फ ये समझें कि आपने लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, गूगल ऑटोमेटिकली आपको उसका रिवॉर्ड करेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आपने ग्रो करना है अपनी एसईओ को, तो कुछ पेजेस के ऊपर रिलाई करने की बजाय मेक श्योर करें कि नए नए पेजेस क्रिएट करते रहें और अपनी एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी डेवलप करें, क्योंकि ये आपके एसईओ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। जैसे ही आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करके ऑफ पेज पे आएंगे, सबसे पहले आपने अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है कि रैंकिंग्स आपकी करंट क्या थी। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि क्लाइंट कहेगा कि भाई ये तो कीवर्ड ऑलरेडी रैंक कर रहा था, तुमने इसमें क्या किया। सो ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आप जब एक पेज को रेडी कर लें, ऑप्टिमाइज़ कर लें ऑन पेज के बाद, कीवर्ड रिसर्च के बाद, कि अब भाई इसको हमने लिंक बिल्डिंग इस पे शुरू करनी है, इस पे हमने कीवर्ड प्रॉपर कर ली है, इसका यूआरएल ठीक कर लिया है, इसके ऊपर हमने मेटा टैग्स लिख लिए हैं, सारी ऑप्टिमाइजेशन कर ली है, अब इसकी लिंक बिल्डिंग करनी है। उस कीवर्ड के ऊपर उस पेज की रैंकिंग्स क्या हैं, ये पहले आप मेजर करके रिकॉर्ड कर लें। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ अर्ज़ की थी कि अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे अपने प्रोसेसेस की, अपने एक्शंस की, मसला ये होगा कि आपको भी नहीं पता चलेगा आपने क्या किया है, और अगर आपका क्लाइंट है तो आप उसको भी प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। एसईओ में रोज़ाना चेंजेस नहीं होती हैं, मतलब रोज़ाना रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। आपने जो आज किया है हो सकता है 2 हफ्तों बाद, 2 महीनों बाद जाके उसका रिजल्ट नज़र आए। तो अगर क्लाइंट से आपने पैसे लेने हैं हर महीने बाद, तो उसको महीने बाद कुछ तो दिखाना है कि भाई हमने किया क्या है। उसका रिजल्ट कब आएगा वो तो बात की बात है, या आएगा भी या नहीं आएगा। सो मेक श्योर ये करें कि रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप बेंचमार्क कर सकेंगे। बेंचमार्क एक टर्म यूज़ होती है कि आप उसको एक बेस लाइन से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब मैं किसी की एसईओ शुरू करूँगा, मैं उनको बताऊँगा कि भाई देखें, ये अभी हमने एसईओ स्टार्ट नहीं की, आपका ये करंट स्टेटस है, आप इस कीवर्ड के ऊपर कहीं पर भी रैंक नहीं करते हैं, या आप इस एक्स पोजीशन पे रैंक करते हैं। आप उसके ऊपर जब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एसईओ शुरू कर देंगे, तो आपको ऑन पेज से भी फ़ायदा होगा, आपको ऑफ पेज से भी फ़ायदा होगा। सो बेसिकली ये काम आप रिकॉर्डिंग का शुरू से ही शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उसको असाइन करते हैं कीवर्ड, साथ ही आप उसकी रैंकिंग ले लेते हैं कि भाई ये कीवर्ड ग्रुप मैंने होम पेज के ऊपर असाइन कर दिए हैं, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट होम पेज कहीं पर भी रैंक नहीं करता, या करता है तो कहाँ कहाँ रैंक करता है। आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी वो रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। वो रिपोर्ट आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर देते हैं अगर आपका क्लाइंट है। उस रिपोर्ट से फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट को ये पता होता है कि भाई ठीक है, ये मेरा करंट स्टेटस है। महीने बाद जब आप एफर्ट करते हैं, 2 हफ्तों की, 4 हफ्तों की, उसके बाद अगर कोई चेंजेस उसमें फ्लक्चुएशन आती है, तो वो आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हम पिछले महीने यहाँ थे और इस महीने हम ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं। ये एक अलग बात है कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन रैंकिंग्स कुछ ना कुछ चेंज होंगी, या अगर नहीं भी हुई तो भी आप दिखा सकेंगे कि पहले भी हम वहीं थे, अभी भी हम वहीं हैं, शायद इसमें टाइम और लगेगा। तो ये स्टेप 7 जो है, बेसिकली ये भी एक ऑनगोइंग स्टेप है जिसमें आपको हर चीज़ मॉनिटर करनी है, मेजर करनी है और उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अगेन आपको प्रॉब्लम आएगी, खुद के लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी। तो अगर आप लॉजिकली एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो स्टेप वाइज देखा जाए तो ये स्टेप नंबर 8 बेसिकली क्लाइंट कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग का है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको साथ साथ मेंटेन करेंगे, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा जिसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने जितने भी काम हैं वो अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट का खुद अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें शायद ज़्यादा मैटर आपके लिए ना करें, क्योंकि आपको पता है कि आप रोज़ क्या कर रहे हैं, आप बस रिकॉर्ड करेंगे उसको। लेकिन क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन अपनी रेगुलर रखें, क्योंकि मुझे पता है फ्रीलांसिंग की दुनिया में जहाँ पर आप एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, आपका क्लाइंट की दुनिया के किसी कोने में बैठा है, आप कहीं और बैठे हैं, आपको और क्लाइंट को एक दूसरे से अपडेटेड रहना है। और क्लाइंट इस मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनसे बात ना करें तो उनको लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, इवन दो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
या आपको बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन अगर आपको बताना नहीं आता उनको कि भाई ठीक है मैंने ये काम किया है और ये मैंने बताया भी है कि मैंने ये काम किया है, क्लाइंट को नज़र भी आना चाहिए कि आपने वो काम किया है। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन अपनी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट तब चलता है जब एक्चुअली आपको क्लाइंट रिटेन रखेगा अपने काम के लिए, आपको हायर कर रखेगा कि भाई ये चलता रहे प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट लेना एक काम है लेकिन प्रोजेक्ट को मैनेज करना एक और काम है। टेक्निकली काम आपको आता है कि नहीं वो एक अलग बात है, आपके कितने स्किल्स हैं कि आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, आप बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपके स्किल लेवल पे मैटर करता है। लेकिन दोनों चीज़ों में रिगार्डलेस ऑफ योर स्किल, आपका स्किल कुछ भी हो, आपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है। और मुझे विद एक्सपीरियंस ये पता है कि अच्छी कम्युनिकेशन से आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा चलता है। सो एसईओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी आप पूरा प्रोजेक्ट लेके चलें, उसमें मेक श्योर ये करें कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखें, रेगुलर रखें, क्लाइंट को अपडेट करें, उसको ये लगे कि आप उसको एजुकेट कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या चैलेंज आ रहा है, क्या लिमिटेशन आ रही है, क्लाइंट से क्या चाहिए, आपको क्या करना है, और क्या नए आइडियाज़ आप लेके आ रहे हैं या क्या नए आइडियाज़ आप डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पूरे एसईओ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मेक श्योर ये करें कि कम्युनिकेशन को अपने साथ साथ डे वन से लेके चलें और प्रॉपरली इसको मेंटेन करें। इसके लिए अगर आपको फिर अगेन टूल यूज़ करना पड़ता है, तो जो टूल आपने कीवर्ड रिसर्च के लिए या अपने लिंक बिल्डिंग के लिए या लिंक वो रैंक मॉनिटरिंग के लिए किया था, वही टूल अक्सर रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। मेक श्योर ये करें कि आप प्रॉपरली रिपोर्ट्स क्लाइंट को भेजें, वीकली हो मंथली हो, अपने लिए रखें, ताकि आप एक चीज़ का जो है एक पूरा प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर सकें। सो मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होगी जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। स्पेसिफिकली क्लाइंट के केस में, अपने केस में शायद आप इसको मिस करना चाहें, लेकिन क्लाइंट के केस में आप ये जब मैं ये बात करता हूँ कि आपने अपनी सारी एक्टिविटीज़ का, अपने परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना है, साथ आपको ये भी रिकॉर्ड रखना है कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। सो आप कंपेटिटर्स को भी मॉनिटर करें कि वो किस तरह से आपको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने उनको किस तरह से बीट करना है। सो एक चीज़ आपको याद होगी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि गूगल में सिर्फ 10 रिज़ल्ट्स आते हैं। इन 10 रिज़ल्ट्स में अगर आपने जगह लेनी है तो आपने किसी एक को नीचे पुश करना है, तो फिर खुद ऊपर आना है। अगर आप नंबर 1 पे नहीं है तो आपको नंबर 1 पे आने के लिए नंबर 1 को नीचे करना पड़ेगा। नंबर 1 नंबर 2 पे आएगा, नंबर 2 नंबर 3 पे जाएगा, नंबर 3 नंबर 4 पे जाएगा, हो सकता है कि नंबर 5 नीचे चला जाए या वो टॉप पेज से निकल जाए। तो यही सर्वाइवल की गेम है। आप अपनी कीवर्ड की आप जो है वो रैंकिंग मेंटेन करें, या कोई और अपने कीवर्ड की रैंकिंग मेंटेन करना चाहता है तो वो आपको बीट करेगा, आप उसको बीट करेंगे। सो एसईओ में तो यही चलता है। ऐसा नहीं है कि आप एसईओ कर रहे हैं, सब एसईओ कर रहे हैं, वो भी नंबर 1 पे हैं, आप भी नंबर 1 पे हैं। नो। तो मेक श्योर ये करें कि आपने जिसको बीट करना है उसके ऊपर नज़र भी रखें। नज़र रखने के लिए अगेन आप क्या कर सकते हैं, आप वही टूल यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंपटीशन और उसकी रैंकिंग, उसकी मॉनिटरिंग, उसका कंटेंट कौन सा नया आ रहा है, उसके कीवर्ड कौन से यूज़ हो रहे हैं। जो चीज़ आप अपनी वेबसाइट के लिए मॉनिटर करते हैं, आप वो उनकी भी मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो कितने नए पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो किन कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। जिस तरह से एसईओ क्विक के साथ मैंने आपको बताया था कि आप अपने पेज का ऑडिट करते हैं, आप उनके पेज का भी ऑडिट करेंगे कि भाई इन्होंने ये पेजेस बनाए, किस तरह से उन्होंने टाइटल बनाया, किस तरह से उन्होंने कंटेंट में डेंसिटी मेंटेन की है, किस तरह से हेडिंग्स बनाई हैं, किस तरह से लेआउट बनाया, कंटेंट कितना लंबा है, इमेजेस कैसे हैं, पेज की स्पीड क्या है। ये सब चीज़ें पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चेक करेंगे, आप अपने कंपेटिटर को भी देखेंगे कि वो कौन से नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, वो कैसे आपको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप ये थोड़ा सा ये कंपटीशन को अगर आप अपने विजिलेंस मोड में रहेंगे, तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कोई चीज़ ऐसी मिस नहीं करेंगे जो शायद आपके कंपेटिटर कर रहे हों और आप ना कर रहे हों। बल्कि आपको इससे ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि आप ये देख सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा क्या करना है जो वो नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो भी सारी ऑन पेज बड़ी अच्छी करते हैं, आप भी ऑन पेज बड़ी अच्छी करते हैं, तो आप लोग बराबर हुए गूगल की नज़र में, क्योंकि गूगल उनको भी रैंक करने की कोशिश करेगा, आपको भी रैंक करने की कोशिश करेगा। डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे आएगी? वो डिफ्रेंशिएशन आएगी जहाँ पर बेसिकली आप वो काम करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी करेंगे जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आप भी करेंगे, ताकि आप उनसे ज़्यादा करें, अच्छा करें और उनको बीट करने की कोशिश करें। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मेन आती हैं वो अगेन वेबसाइट के ऊपर बात आ सकती है कि उनका वेबसाइट अच्छा नहीं है, उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनका लेआउट अच्छा नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, या वो कंटेंट ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज लगाएंगे
उन सारी चीज़ों के ऊपर जो आपके कंपैरेटर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बीट करना है। ये याद रखिएगा कि अगर आपने गूगल में रैंक करना है तो किसी को बीट करना है तो आपने रैंक करना है, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको बीट करने के लिए वो सब तो करना ही है जो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भी करना है जो वो नहीं कर पा रहे या जो जिनका उनको पता भी नहीं है। तो आपको अपने से ज़्यादा उनको स्टडी करना है। उनको स्टडी करने के बाद जो आपको नॉलेज मिलेगा, जब आप 10 लोगों को टॉप 10 को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो टॉप 10 क्यों हैं, वो क्यों नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, क्यों कोई नंबर 2 पे क्यों रैंक कर रहा है, वो ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने की, ऐसी कौन सी टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की जिसके तहत वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या टॉप 10 में फॉल करते हैं। तो आपने वो सब चीज़ें भी करनी है, लेकिन सिर्फ वही नहीं करनी, क्योंकि अगर आप उनको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप उनको कभी बीट नहीं कर सकेंगे। उनको बीट करने के लिए आपको उनसे भी अच्छा होना है। तो आप बेसिकली उनसे इंस्पिरेशन लें, देखें वो क्या करते हैं। जब आप ये देख लेंगे कि वो क्या करते हैं, आप वो भी करेंगे और फिर वो भी करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या होगा कि आपका एक उनके ऊपर एक एज होगा, आप ज़्यादा बेहतर काम करेंगे और गूगल आपको इसका रिवॉर्ड करेगा और अल्टीमेटली आप उनको बीट कर